सोचिए, फर्ज कीजिए एक ऐसी जगह जहां न कोई झंडा गाड़ा गया, न कोई फौज डिप्लॉयड हो, न कोई वॉर हो, लेकिन फिर भी एक देश ने वहां अपना कब्जा जमा लिया, खामोशी से, कागज कलम के जरिए, कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए। अब सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जगह है, ऐसा देश भी। जगह है धरती की सतह से 4000 मीटर नीचे, जहां रोशनी नहीं पहुंचती, इंसान छोड़िए बहुत कम मशीन्स भी वहां तक पहुंच पाती हैं। और देश कौन सा? देश है चाइना। इसलिए आज अंडर रिपोर्टेड में बात करेंगे एक ऐसी रेस की जो दुनिया की नजरों से काफी हद तक छुपी हुई है, एक ऐसी जंग जो बंदूकों से नहीं, रोबोट्स और कॉन्ट्रैक्ट से लड़ी जा रही है। जमीन पर चाइना पहले से आगे, उसको किसी ने बिन पानी सब सून वाला पट्टी पढ़ा दी, और समुद्र के नीचे भी वो अब चुपचाप आगे बढ़ चुका है। बाकी दुनिया अभी भी नियम बना रही है, बहस कर रही है, और इसी खामोशी में, इससे साइलेंट मूवमेंट में नई दुनिया की नींव रखी जा रही है। वो नींव 4000 मीटर नीचे है, जहां कोई नहीं देखता। ये स्टोरी इस पीरियड में सबसे रिलेवेंट है, जब दुनिया की शक्ल बदल रही हो, जब एनर्जी के नए सोर्सेज डेवलप हो रहे हो। तो जो भी उन सोर्सेज पर कब्जा कर लेगा आज, अगले 50 साल तक वही तय करेगा कि पॉलिटिक्स होगी क्या। और कहानी सिर्फ मिनरल भर की होती तो क्या बात होती, कहानी में जासूसी का भी एंगल, क्योंकि चाइना एक पंथ दो काज कर रहा है। माइनिंग रिसर्च के नाम पर मैप बना रहा है। मैप से क्या होता है? ट्रैकिंग। ये खेल भी बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारी नजर से बहुत खतरनाक, तो बताऊंगा। शुरू करते हैं आज का जिंदा। देखिए, अभी दुनिया इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन पीरियड। पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां धीरे धीरे इलेक्ट्रिक गाड़ियों से रिप्लेस हो रही हैं। आपके सामने भी आ रहा होगा, सोलर पैनल्स लग रहे हैं, विंड टर्बाइंस घूम रही हैं, सब चंगा सी। बट देयर इज अ ट्रूथ हिडन बिहाइंड द ग्रीन एनर्जी प्रोपेगेंडा और थ्योरी। इन सब चीजों के लिए कुछ स्पेसिफिक मेटल्स की जरूरत होती है, जैसे निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, कॉपर। ये मेटल्स ईवी गाड़ियों की बैटरीज बनाने में काम आती हैं। इनके बिना आपका टेस्ला भी नहीं चल पाएगा और ना ही आईफोन। अब प्रॉब्लम यह है कि मेटल जमीन पर बहुत कम है, और जहां है वहां पहले से चीन का डोमिनेंस है। कॉन्गो का कोबाल्ट हो या इंडोनेशिया का निकल, चाइनीज कंपनीज ने पहले से वहां डेरा डाल रखा है। वेस्ट इससे परेशान है, वो चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, लेकिन तब किसी ने नजर डाली समुद्र के बहुत नीचे, जहां पर वो एक नया ही गेम चल रहा है। पैसिफिक ओशन में हवाई और मेक्सिको के बीच एक इलाका है, क्लैरियन क्लिप्टरन जोन, CCZ जिसको कहते हैं। दिस एरिया इज एज लार्ज एज द एंटायर अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और यहाँ समुद्र की तलहटी पर बिखरे हैं छोटे छोटे पत्थर, आलू के शेप के, जिसको कहते हैं पॉलीमैटिक नोड्यूल्स। ये कोई आम पत्थर नहीं है, ऑब्वियसली, क्यों बताऊंगा नहीं तुम्हें। इनके अंदर होते हैं निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज और कॉपर, वही मेटल्स जो ईवी बैटरी के लिए चाहिए। इंटरेस्टिंगली, MIT के साइंटिस्ट ने बताया है कि नोड्यूल्स में चारों जरूरी मेटल्स एक साथ मिल जाती हैं, जो जमीन पर अलग अलग जगहों पर मिलती है। मतलब एक ही जगह आपको सब कुछ मिल गया। द CCZ alone contains more than 21 billion tons of such nodules। मतलब एक ही जगह मिल रहा है, और कितना? पर आप सोच सकते हैं कि पत्थर कहां से आए। इन्हें बनाने में करोड़ों साल लगते हैं, क्योंकि ये खुद से बनते हैं। जब समुद्र में कोई चीज जैसे शार्क का दांत सीट बेड पर गिर जाता है तलहटी पर, तो उस पर धीरे धीरे मेटल जमने लगता है। 1 सेंटीमीटर बढ़ने में लाखों साल लग जाते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ नेचुरल नेशनल ट्रेजर, लेकिन इसे निकालना उतना आसान नहीं है। 4000 मीटर का मतलब आप समझ रहे हैं? जबरदस्त प्रेशर होगा, घुप अंधेरा और फ्रीजिंग पानी। इंसान तो वहां जा ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। अभी रोबोटिक मशीन्स भेजनी होगी, ऐसी मशीन जो सी बॉटम पर चलें, पत्थर उठाएं, उन्हें पाइप से शिप तक पहुंचाएं। ये टेक्नोलॉजी बनाना बहुत मुश्किल है और खर्चीला काम है, कॉस्टली अफेयर जिसको कहते हैं। और यही कहानी में एंट्री होती है हमारे एंटी हीरो, हमारे विलन चाइना। चाइना ने क्या किया, ये समझने के लिए शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। चलिए हमारे साथ पीछे कि कब शुरुआत की चाइना ने। दशकों पहले, जब दुनिया ये नहीं तय कर पा रही थी कि सीबेड का मालिक कौन, पानी का मालिक कौन, तब उन्होंने चुपचाप तैयारी शुरू कर दी। पहला काम किया, कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए। कैसे? इसके लिए आपको थोड़ा सा सिस्टम विस्तृत तौर पे समझना पड़ेगा, तब आपको क्लियर होगा। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ISA। ये यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है। इसी का काम है कि किसी भी देश को इंटरनेशनल सीबेड एरिया में अगर माइनिंग करनी है तो उसकी इजाजत या परमिट दे। सो फार द ISA हैज अवॉर्डेड अ टोटल ऑफ 22 एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। नाम पे बहुत गौर करिए। And of these, China holds 5 contracts, the highest number held by any single country. अगर आपको लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी, सेकंड नंबर पे नॉर्थ कोरिया और रशिया के पास 3-3।
फिर इन मार्च 2025 चाइना ऑल्सो रिसीव द फर्स्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अप्रूवल फ्रॉम द ISA, मीनिंग एक बहुत ही मेजर जो लीगल हर्टल होता है माइनिंग में, डीप सी माइनिंग में, वो भी पार हो गया। आप सोचेंगे कि अमेरिका कहां, वो इस रेस में है ही नहीं, क्योंकि अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी पर दस्तखत ही नहीं किए थे। This is a comprehensive international treaty which came in force in 1994 to establish the legal framework for all marine and maritime activities. इसी के तहत ये जो अब मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया ISA बनाई गई थी। तो अमेरिका ISA में कोई वोट ही नहीं रखता, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। दूसरा काम जो चीन ने किया वो है टेक्नोलॉजी डेवलप करना। जैसे मैंने बताया खर्चा लगता है। दे इन्वेस्टेड बिलियंस इन मैन्युफैक्चरिंग रोबोटिक मशीन फॉर माइनिंग। 2024 में शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी ने बनाई मशीन पायनियर 2। इसने 4,000 से ज्यादा डेप्थ पर जाकर काम किया। दिस वाज अ रिकॉर्ड। फिर चाइना ने मिन मेटल्स नाम की एक सरकारी कंपनी की 9 मीटर्स लॉन्ग और 40 टन का एक कलेक्टर व्हीकल बनाया जिसे पैसिफिक ओशन में ट्रायल के लिए भेजा जाना है। तीसरा काम जो चीन ने किया वो है छोटे देशों से दोस्ती। देखिए ये खेल किस किस लेवल पर चलता है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चाइना ने पैसिफिक ओशन में छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। फरवरी 2025 में कुक आइलैंड्स के साथ एक MOU साइन हुआ फॉर कोऑपरेशन ऑन डीप सी माइनिंग। अच्छा, ये कोई अचानक नहीं हुआ। चाइना 2009 से ही वहां के पानी में सर्वे कर रहा था। मार्च 2025 में किरिबाती ने भी चाइनीज राजदूत से मुलाकात की, सेम वजह के लिए डीप सी मिनरल्स पर कोऑपरेशन की बात। इससे पहले वहां एक कंपनी थी वेस्टर्न, उसका कॉन्ट्रैक्ट था जो टूट गया। और जहां वेस्ट फेल करता है चाइना का दरवाजा खुल जाता है। आप इस पॉइंट पर कह सकते हैं कि भैया गलत क्या है, चाइना अगर माइनिंग करना चाहता है करने दो, मिनरल्स के लेस है, जो पाए वो खाए। मगर दोस्तों खेल अगर इतना सिंपल होता तो मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। कहानी सिर्फ माइनिंग और मिनरल्स तक नहीं रुकती। अभी 2026 में बहुत ही हाल की में एक रिपोर्ट आई, CNN की कारा फॉक्स और मोंगो बे की एलिजाबेथ क्लेयर अल्बर्ट्स की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। They tracked the activities of 8 Chinese research vessels over a period of 5 years. The result, अब सुनिए खेल। अब आपको लगेगा कि ये सब जो बता रहा है वो बस खेल नहीं है। अब यहां से आप जुड़ेंगे। इन 8 जहाजों ने मिलाकर ISA डेजिग्नेटेड माइनिंग जोन में कुल 814 दिन बिताए, लेकिन ये उनके कुल सी टाइम का 10% भी नहीं था। बाकी समय वो कहां थे? स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल सी रूट्स में, दूसरे देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में घुसे। कई बार उन्होंने अपना AIS ट्रैकर बंद कर लिया। अब समझिए कि चाइना क्या खेल कर रहा है। हम 5 पॉइंट्स में इसको क्लियरली बताते हैं क्योंकि यही हमारी रिपोर्ट का सबसे जरूरी एंगल है। तो पहला पॉइंट है जियांग यांग होंग 1। ये उन्हीं में से एक वेसल का नाम है। इस जहाज ने अपने माइनिंग जोन में एक लॉन मोअर पैटर्न बनाया, यानी सीधी सीधी पट्टी में चक्कर काटे। ये एक मेथड है जिससे फ्लोर का डिटेल्ड मैप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप ऊपर ऊपर चक्कर बनाइए, नीचे का मैप तय होता है। पिछले 5 साल में इस जहाज ने अपने तय माइनिंग जोन्स में बहुत ही कम वक्त बिताया। बाकी समय जो उसने बिताया वो चाइना सी, ग्वाम के आसपास, इंडियन ओशन और आर्कटिक में घूमता रहा। आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे जो इस बात को अच्छे से समझ सके, तो वो बताएंगे कि ये वही एरियाज हैं जिन्हें किसी भी अमेरिकी चीनी सी टेंशन के वक्त बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, इस वेसल ने 5 सालों में कई बार अपना AIS ट्रैकर बंद किया, खासकर तब जब वो किसी स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव मैरीटाइम एरिया में था। न्यूजीलैंड बेस्ड स्टारबोर्ड मैरीटाइम इंटेलिजेंस के एनालिस्ट मार्क डगलस कहते हैं कि ये गैप्स बेहद अहम है, इसको ट्रैक किया जाना चाहिए। तीसरा, दूसरे देशों के EEZ में घुसपैठ। दिसंबर 2025 में और जनवरी 2026 के बीच शी यान 6 इंडियन ओशन में भारत और जर्मनी के एक्सप्लोरेशन एरियाज में। नवंबर में शेन हाई यी हाओ इंडियन ओशन में साउथ कोरिया के एक्सप्लोरेशन एरिया में था। 2024 में यही जहाज पोलैंड, फ्रांस और रशिया के कॉन्ट्रैक्टेड एरियाज में भी नजर आया। अब आइए चौथा, स्मोकिंग गन। जो लोग ये रेफरेंस जानते हैं समझ गए होंगे, आगे मैं बता ही दूंगा। नवंबर 2023 में जियांग यांग होंग 3 ने एक जानी मानी ट्रांस पैसिफिक केबल के ऊपर 48 घंटे तक का इंटेंस सर्वे किया, करीब 400 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स का इलाका कवर किया। यह उसके दूसरे सर्वे से छोटा है, विच मीन्स कि they were searching for something specific। क्या स्पेसिफिक नहीं पता। पांचवा और आखिरी, सितंबर 2025 में हाई यांग दी जी ल्यू हाओ नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में अपने लाइसेंस्ड एरिया की तरफ गया, लेकिन उससे थोड़ा बाहर रहकर सर्वे करता दिखा। अक्टूबर में जब वो वापस आ रहा था तो नॉर्दर्न मरीनिया आइलैंड से होकर गया। दिस इज एन अमेरिकन कॉमनवेल्थ एंड अ की मिलिट्री बेस।
फिर वहां के EEZ और गुआम के EEZ में आगे पीछे मंडराता रहा। रिटायर्ड यूएस नेवी सबमरीन ऑफिसर टॉम शुगर्ट ने कहा है कि ये वही रास्ता है जो यूएस सबमरीन गुआम से वेस्ट की तरफ जाते हुए लेती हैं। संभव है कि चीन जहाज 4600 मीटर गहराई पर सेंसर्स छोड़ रहे थे ताकि सबमरीन्स की आवाज की साउंड सिग्नेचर रिकॉर्ड कर सकें। यूएस सबमरीन्स की साउंड सिग्नेचर चाइना के लिए बेहद कीमती जानकारी है, क्योंकि अगर आपको वो फ्रीक्वेंसीज पता नहीं होंगी तो आप समुद्र के शोर में से सबमरीन को अलग नहीं कर सकते। अब आप एक पूरा पैटर्न समझ रहे होंगे क्या क्या कर रहा है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने CNN और मोंगाबे की किसी भी स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं दिया। एक बयान में बस इतना कहा कि चाइना कंडक्ट्स deep sea exploration, scientific research and environmental activities, protection activities within the framework of the ISA. This is in accordance with the provisions of the UNCLOS. मतलब वैध तरीके से सब कुछ हुआ है। रिपोर्ट में भी साफ लिखा है, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, कि इन एक्टिविटीज में से कोई भी सोली मिलिट्री रोल को प्रूव नहीं करती, लेकिन सब मिलाकर अगर आप देखेंगे ना, पैटर्न देखेंगे, ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि ये जहाज स्ट्रेटेजिक डुअल यूज पर्पस के लिए भी काम कर रहे थे, सिर्फ साइंटिफिक डेटा कलेक्शन के लिए नहीं। 12 से ज्यादा नेवल, सिविल एंड एकेडमिक एक्सपर्ट्स की राय और डेटा का कॉम्बिनेशन इसे गंभीरता से लेने के लिए काफी है। उनमें से कुछ एक्सपर्ट्स की राय आपको बता देते हैं। रिटायर्ड यूएस एयरफोर्स कर्नल और सी लाइट के डायरेक्टर रेमंड पावेल का कहना है कि चाइना जानना चाहता है कि डीप सी में हो क्या रहा है। यूएस सबमरीन्स कहां जा सकती हैं, उनकी अपनी सबमरीन्स कहां जा सकती हैं और दूसरी सबमरीन कहां जा सकती हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की एनालिस्ट दर्शना बरुआ भी इस बात को सेकंड करती हैं कि समुद्र की गहराइयों में जो डेटा मिल रहा है वो सिर्फ साइंस के काम नहीं आ रहा है, सबमरीन्स के मूवमेंट को ट्रैक करने में भी मदद मिलती है। डुअल यूज, एक मशीन दो काम, या कहिए हाथी के दांत खाने के अलग, पूरा आप कीजिए। कार्नीज एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के सीनियर फेलो आइजैक कार्डन का कहना है कि चाइना हाई सीज में की प्लेयर है और उसे चाहिए फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज अगर मुमकिन हो तो। चाइना ने 2025 में यह भी ऐलान किया था कि साउथ चाइना सी में 2000 मीटर की डेप्थ पर वो एक अंडर वाटर रिसर्च स्टेशन बनाएगा। ये 2030 तक बन के तैयार होना है, ऐसा उनका एम्बिशन तो है। और जिन 8 वेसल्स पर इन्वेस्टिगेशन हुई, उनके अलावा चाइना के पास कम से कम 32 और ओशियनोग्राफिक रिसर्च वेसल्स हैं जो दुनिया भर के ओशन में चक्कर काटते हैं, पोल से लेकर ट्रॉपिकल रीजन्स तक। तो अभी जो हमारे पास कहानी है, इट्स स्टिल नॉट हाफ ऑफ इट। आप देखिए, अगर और लोग रिसर्च करने लगे, इन्वेस्टिगेट करने लगे, तो क्या क्या निकल रहा है। इसी रिपोर्ट को इंटरनेशनल अटेंशन भी बहुत मिला। कई जगहों पर साइट और रिपब्लिश हुई, जैसे यूएस कांग्रेस के लिए तैयार की गई कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की अप्रैल 2026 रिपोर्ट में इस जांच का सीधे जिक्र हुआ। रिपोर्ट में नोट किया गया कि 2022 में रैंड ने मिलिट्री कवर के कोई सबूत नहीं पाए थे, लेकिन कंटिन्यूड मॉनिटरिंग के लिए रेकमेंड किया था कि भाई नजर बनाए रखो, हम अभी ये नहीं जानते कि वो कर क्या रहे हैं, लेकिन पता तो होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, सम मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस हैड ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड concerns about China's deep sea activities in 2023. मगर इस पूरे गेम में where's the West? So here is a very sad and funny anecdote. आपको बताया है कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी 1994 से काम कर रही है। इसका काम है एक माइनिंग कोड बनाना, नियम कायदे तय करो कि भाई डीप सी माइनिंग कैसे होगी, एनवायरनमेंट को लीस्ट डैमेज कैसे होगा, क्योंकि होगा तो है ही, और मुनाफा किसे मिलेगा। बट 30 साल बाद भी ये कोड पूरा नहीं हो पाया। वेस्टर्न कंट्रीज आपस में बहस रही, कोड कभी तय नहीं हो पाया, और इस वॉइड का फायदा किसने उठाया? अमेरिका की हालत तो और भी कॉम्प्लेक्स है। अमेरिका ने यूएन क्लोज माना ही नहीं, तो अमेरिका का ऐसे में ना वोट है ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डीप सी में कोई स्टेक ही नहीं है। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जरूर साइन किया था, अनलीशिंग अमेरिकाज ऑफशोर क्रिटिकल मिनरल्स। इसमें अमेरिका ने आईएसए को बाईपास करते हुए खुद के माइनिंग परमिट देने की बात कही थी। ट्रंप का जो मन करता है वो कहते हैं, उनका कहा कि भाई ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये परमिट देती है, हमें नहीं चाहिए। चाइना ने तुरंत कहा कि भाई ऑब्जेक्शन में लॉर्ड, ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ग्लोबल पॉलिसी थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन जैसे कई इंस्टीट्यूट्स ने ये समझाया कि अगर अमेरिका एकला चोलो रोड की राग अलापेगा तो दूसरे देश भी आईएसए को छोड़ सकते हैं, पूरा सिस्टम बिखर सकता है।
सो पिक्चर दिस, एक तरफ चाइना है आईएसए के अंदर रहकर धीरे धीरे आपको उसको कैप्चर कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका है जो आईएसए के बाहर रहकर अकेला लड़ने की कोशिश कर रहा है और बाकी दुनिया ने पॉपकॉर्न मोड ऑन कर लिया है। अब हमारा और आपका सवाल, यानी इंडिया का डीप सी में क्या स्टेक है? हमारे पास आईएसए का एक एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है, 2 हमने रिसेंटली और अभी साइन किए हैं। इंडियन ओशन में भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन भारत की रफ्तार बहुत धीमी है, ना बजट उतना है ना वो टेक्नोलॉजी है। हाँ, इंडिया को एक फायदा जरूर है कि इंडियन ओशन में उसका ईईजेड बहुत बड़ा है और वहां भी मिनरल्स हैं। अगर इंडिया इस फील्ड में गंभीरता नहीं दिखाता तो इंडियन ओशन में भी चाइना की घुसपैठ बढ़ सकती है, जो पहले से ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट है। तो असली खतरा क्या है, एक बार इसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या जान लिया, फिर विल स्टेप बैक अ बिट टू लुक एट द बिग पिक्चर। तो चाइना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं ले रहा, आईएसए के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। 2020 में चाइना ने आईएसए को क्विंडाओ शहर में एक ट्रेनिंग फैसिलिटी दी। ये सॉफ्ट पावर का खेल है, इसको समझिए। जो ही कोई देश चाइना पर डिपेंडेंट हुआ, वो आईएसए में चाइना के खिलाफ वोट नहीं दे पाएगा। किरिबाती, कुक आइलैंड, नाराऊ, ये छोटे छोटे देश ले लीजिए, इनके पास बड़े बड़े समुद्री इलाके हैं। चाइना इन्हें असिस्टेंस देता है, ट्रेनिंग देता है, मनी का लालच देता है और अपने साथ मिला रहा है, फिर इन देशों के नाम पर आईएसए में अपना एजेंडा चला रहा है। दिस इज द सेम टैक्टिक दैट चाइना एम्प्लॉयज इन अफ्रीका एंड द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ऐसे ही वो गेम करता है, जो चाइनीज डेट्रा वगैरह की वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी। देन देयर इज दिस 3D मैपिंग ऑफ द इंडियन ओशन फ्लोर। चाइना के जहाज यही मैपिंग कर रहे हैं माइनिंग रिसर्च के नाम पर। इससे आपको पता चलता है सबमरीन्स कहाँ छुप सकती हैं, समुद्र में कौन से रास्ते हैं जहां आवाज आगे जाती है। ये सब जानकारी नेवल बैटल में बहुत काम आती है। एक और बात, दुनिया का 95% इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछी केबल से चलता है, ये एक जग जाहिर जानकारी है। चाइनीज जहाज इन्हीं केबल्स के पास घूमते पाए गए हैं। 2020, 24, 25 में बाल्टिक सी और ताइवान के पास कम से कम 13 अंडर सी केबल कटिंग की घटनाएं हुई थी। क्या ये सब डीप सी माइनिंग रिसर्च जहाजों का काम है? देयर इज नो सॉलिड एविडेंस येट, लेकिन सवाल उठेंगे ही। अगर आप वहां गश्त लगाओगे और नीचे केबल कटेगा, किससे पूछूंगा मैं? टू कंक्लूड, दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। 2050 तक 1 बिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों पर होंगी। इसके लिए जो बैटरियां चाहिए, उनके लिए निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज चाहिए। अभी ये मेटल्स कहां से आते हैं? ज्यादातर चाइना के जरिए। चाइना इन्हें खुद नहीं निकालता, लेकिन अफ्रीका और एशिया की माइंस में चाइनीज कंपनीज का पैसा लगा है। प्रोसेसिंग प्लांट्स चाइना में हैं, तो अंत में जो ठप्पा लगता है, आपको पता है किसका लगता है? वेस्ट इसे तोड़ना चाहता है, वो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। लेकिन समुद्र की तलहटी में भी, जहां वो उम्मीद कर रहे थे कि यहां मिलेगा ऑप्शन, चाइना पहले से वहीं पर बैठा हुआ था। आने वाले समय में डीप सी माइनिंग बड़े पैमाने पर शुरू हो सकती है। तो जो देश जिसके पास सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, सबसे ज्यादा नजदीकी देशों से दोस्ती होगी, वही तय करेगा कि कौन से देश को कितना खनिज मिलेगा। और अभी वो देश कौन है? चाइना। देखिए, एक थ्योरी ये भी है कि क्या ईवी के लिए सच में इसकी जरूरत है इन मेटल्स की? कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि नहीं भाई, सॉलिड स्टेट बैटरीज आ रही हैं, सोडियम आयन बैटरीज आ रही हैं, और अगर ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तो कोबाल्ट, निकल की जरूरत कम हो जाएगी। तब ये पूरी रेस बेमतलब हो जाएगी। जितनी मेहनत गया, जितना पैसा गया, अगर इन लोगों की बात सच हो गई, समुद्र को डैमेज भी हो जाएगा, ये भी बच जाएगा। यानी हम एक इनडेफिनिट फ्यूचर के लिए एक डेफिनिट नुकसान उठा रहे हैं। ये भी एक जरूरी एंगल है, हम कभी मिस नहीं करते हैं। हमने एक बार और इस पे बात की थी। जो लोग डीप सी माइनिंग के खिलाफ हैं, उनका कहना है कि मरीन इकोलॉजी के लिए तबाही का जैसा है ये। समुद्र की तलहटी पर लाखों करोड़ों साल से जीव जंतु रहते हैं। सब माइनिंग मशीनें नोड्यूल्स उठाती हैं तो स्लिट या गाद के बादल उठते हैं, मीलों तक फैलते हैं। इससे उन जीवों का दम घुट सकता है जो यहाँ रहते हैं। 2025 में एक ऐसी ही स्टडी नेचर में छपी थी कि 44 साल पहले जहां पर माइनिंग टेस्ट हुआ था, वहां अभी तक बायोडाइवर्सिटी लौट नहीं पाई है। एंड देयर वाज अनदर सरप्राइजिंग रेवलेशन इन 2024, नेचर में ही छपा था। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट दीज नोड्यूल्स देमसेल्फ फंक्शन एज अ टाइप ऑफ जियो बैटरी। वो समुद्र के पानी को इलेक्ट्रोलिसिस करके ऑक्सीजन बनाते हैं, जिसे डार्क ऑक्सीजन कहा गया। यानी इन पत्थरों को निकाल लेने से मरीन इकोसिस्टम की पूरी साइकिल डिस्टर्ब होती है। 40 से ज्यादा देशों और सैकड़ों साइंटिस्ट की डिमांड है कि डीप सी माइनिंग पर तब तक तो कम से कम रोक लगे जब तक हम इसको ठीक से समझ ना लें, इसके इंपैक्ट को ना समझ लें। लेकिन दूसरी तरफ है प्रो माइनिंग वाले। उनका आर्गुमेंट है कि भाई जमीन पर माइनिंग तो और बुरी है, वहां तो इंसानों का हक छीना रहा है, उनका वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का। जंगल कट के जंगल कट रहे हैं, नदियां जहरीली होती हैं।
इसके कंपैरिजन में डीप सी माइनिंग का कार्बन फुटप्रिंट कम है। इंसान अपने आप को बचाने के लिए और किसी और को एक्सप्लॉइट करने के लिए कोई भी तर्क दे सकता है, और ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है, न होगी। हमारी कोशिश ये रहती है कि इंटरनेशनल के इस नए अवतार में जो मेजर पावर्स हैं, जैसे मैंने आपको यूएस का बताया वो मेटा एआई क्राइसिस, उसके बाद मैंने आपको वैगनर ग्रुप कैसे अफ्रीका कॉप्स के नाम पर रूस जो है वो एक किस्म का अफ्रीकन कोलोनियलिज्म कर रहा है वो बताया। चीन के बारे में मैं इस बार आपको बता रहा हूं कि भाई देखिए, जो लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके बारे में तो खबरें आ जाती हैं, लेकिन जो 4000 मीटर नीचे है जहां तक पानी नहीं पहुंच रहा उसके बारे में कैसे पता चलेगा। यही हमारी कोशिश है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको एक नई या कुछ जानकारी मिली या आपके पास थी? सब कुछ हम चाहेंगे कि आप उसका फीडबैक हमें बनाकर दें। मेरा नाम है सोमशेखर, ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, कैमरे पर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है सलमान भाई ने। देखते रहिए जिंदाबाद।